अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्निएटेड डिस्क जो होती है, कमर के जो मोरे हैं उनकी जो डिस्क स्लिप हो जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा परेशान करता है और इसका दर्द जो है वो बहुत शदीद होता है। इस मर्ज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्क क्या होती है और डिस्क हम किसको कहते हैं। तो नाज़रीन, दो मोरों के दरमियान एक सफ़ेद रंग का एक जेली नुमा एक कुशन होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क जो होती है ये दो मोरों को जोड़ के रखती है और इसके दरमियान एक जेली नुमा मादा होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसके सेंटर वाले हिस्से को। और इसके बाहर एक छल्ला सा होता है और जो इस जेली नुमा मादे को कंट्रोल करके रखता है और दो मोरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है, एन्यूलस जिसको हम कहते हैं। ये जो कुशन होती हैं, ये जो आप ये कह लें, ये छोटे छोटे तकिए होते हैं। हर दो मोरों के दरमियान एक तय होती है सफ़ेद रंग के मादे की, जेली नुमा ये मादा होता है। ये हमारी स्पाइनल जो कार्ड है उसको ये खुराक भी मुहैया करते हैं और उसको चोट से झटका लगने से और इस तरह की चीज़ों से ये उसको बचा के रखती है। तो हर्निएटेड डिस्क उस वक्त होती है जब ये जो जेली नुमा मादा होता है यानी डिस्क के अंदर और इसके बाहर जो छल्ला होता है वो छल्ला किसी वजह से, किसी दबाव की वजह से, मुसलसल कमर के मोरे जो हैं उनके प्रेस रहने की वजह से या उसमें स्पेस क्रिएट होने की वजह से किसी एक साइड से वो छल्ला जो है वो पंक्चर हो जाता है, वो फट जाता है और जो अंदर उसके जेली नुमा मादा होता है वो प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है और बाहर निकल के ये जो कमर की जो नर्व्स होती हैं उन पे प्रेशर डालता है और वहाँ इरिटेशन पैदा करता है, वहाँ दर्द पैदा करता है। और अगर ये जो मादा है ये अंदरूनी तौर पर डिस्क की अंदर वाली साइड पे आ जाए तो स्पाइनल कार्ड के अंदर जो स्पाइनल कैनाल होती है जिसके अंदर हराम मगज़ जो होता है वो एक मोरे से के सुराख में से निकल के दूसरे मोरे में, फिर तीसरे मोरे में, इस तरह वो पूरी स्पाइन के अंदर जो है वो हमारा हराम मगज़ होता है। तो फिर ये अंदर वाली साइड पे जाके उस हराम मगज़ के ऊपर दबाव डालता है, ये जो जेली नुमा मादा होता है। तो इससे जो है वो बड़ी शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, दर्द होता है और इस तरह की अलामत आ जाती हैं। ये जो मर्ज़ है ये आपकी स्पाइन के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लंबर स्पाइन के अंदर होता है, कमर के निचले हिस्से में, उस पर ख़ास तौर पे जो लंबर का 5वां मोरा है उसके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन में भी मसला हो सकता है। तो इस तरह करके ये कमर की किसी जगह पे भी ये चीज़ हो सकती है। और हर्निएटेड डिस्क जो होती है ये बुनियादी तौर पे जो डिजेनरेशन होती है ऑफ स्पाइन उसकी ये इब्तदाई शक्ल होती है, ठीक है ना नाज़रीन। ये बात आप समझ गए होंगे कि मोरों का जो मसला होता है या हर्निएटेड डिस्क जो होती है ये क्यों होती है, ठीक है ना। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो दो मोरों के दरमियान जो कुशन होता है, जो डिस्क होती है, इसके गिर्द एक छल्ला सा होता है, एन्यूलस जिसको कहते हैं। जब वो टीयर हो जाए, जब वो फट जाए या उसमें सुराख हो जाए या किसी भी वजह से, दबाव पड़ने की वजह से, चोट लगने की वजह से, तो वो उसके अंदर जो जेली नुमा एक मादा होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो बाहर निकल आता है। और बाहर निकल के वो अगर बाहर की तरफ आएगा तो भी वो प्रॉब्लम करेगा, अगर अंदर की तरफ जाएगा तो वो स्पाइनल कार्ड के ऊपर जो है वो दबाव डालेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, ठीक है। तो नाज़रीन, इसकी ज़्यादातर वजूहात जो होती हैं, ये सबसे पहले तो आता है उम्र का जो एज फैक्टर है वो इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है आदमी की कमर जो है उसकी डिस्क जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मुख्तलिफ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी सख्त होने की वजह से
हल्का सा भी दबाव पड़ता है या हल्की सी भी चोट लगती है, बंदा डिसबैलेंस होता है, तो उसकी ये डिस्क जो है वो फट जाती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है वज़न उठाना। वज़न इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मसलन मिसाल के तौर पे वो लोग जो वज़न उठाते हैं, मसलन ये आपने देखा होगा कि ट्रकों के अड्डों के ऊपर जहाँ वो ट्रकों को लोड और अनलोड करते हैं, तो वो अपनी कमर के ऊपर जो है वज़न उठा के उस ट्रक के ऊपर उसको लेके जाते हैं। तो ऐसे अफराद जो वज़न ज़्यादा उठाते हैं या अचानक वज़न ज़्यादा उठाने की वजह से कमर को एक झटका लग जाता है, तो उसकी वजह से वो डिस्क जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर इसमें जो है मौरूसी तौर पे भी ये मर्ज़ हो सकता है। ये ऐसे लोग जो एथलीट्स होते हैं जो मसलन मुख्तलिफ़ गेमें वगैरह खेलते हैं, तो वेट लिफ्टिंग की वजह से, भारी वज़न उठाने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। ठीक है, और सिगरेट नोशी करने की वजह से ये इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है कि सिगरेट नोशी की वजह से हमारी जो स्पाइन है उसको ऑक्सीजन कम मिलती है और उसकी वजह से भी मर्ज़ हो सकता है। मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है ना, मोटापे की वजह से चूँकि आपकी स्पाइन के ऊपर दबाव रहता है और ये डिस्क जो है चूँकि ये दो मोरों के दरमियान एक कुशन का काम करती है। ठीक है ना जी, अगर ये मसलसल प्रेस रहेगी, अगर मसलसल दबी रहेगी, तो इसका जो छल्ला है, एन्यूलस जो है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब हम नाज़रीन बात करते हैं इसकी अलामत क्या होती हैं। नाज़रीन, हर्निएटेड डिस्क जो होती है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाए या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वज़न ज़्यादा उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ पैदा होती है। अब इसकी अलामत के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसकी अलामत जो है वो डिपेंड करती हैं कि कौन सी डिस्क जो है, कौन से मोरे की डिस्क जो है वो डिस्टर्ब है। अगर सर्वाइकल रीजन के अंदर जो है गर्दन के जो मोरे हैं उनकी जो डिस्क है वो अगर डिस्टर्ब है तो उसका दर्द जो है वो आपके बाजुओं में जाएगा, बाजू जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, उनमें रेडिएटिंग पेन होता है। इसको री का दर्द भी बाज़ का लोग कह देते हैं, क्योंकि इसका दर्द जो होता है वो रेडिएट करता है, शिफ्टिंग पेन होती है, कभी इस जगह पे हो रहा है, कभी इस जगह पे हो रहा है। यानी नर्व जो है वो किस जगह से मुतासर है और वो नर्व किस साइड पे जाती है, इसका दर्द जो है उस तरफ जाता है। ठीक है ना, तो जिस बंदे को सर्वाइकल रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम होगा, उसका जो मोरा जो है उसकी डिस्क डिस्टर्ब होगी, तो उसके बाजू जो हैं वो सोन होना शुरू हो जाएंगे, उनमें से बिजली का जैसे करंट लगता है इस तरह का दर्द होता है। और इसकी जो दर्द होती है वो बर्निंग पेन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है, नमनेस फील होती है, बाजू सोन होना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ का ऐसा आमतौर पर ये होता है कि इसका जो दर्द है वो एक साइड पे होता है, या दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। ठीक है ना, अगर लंबर रीजन के अंदर दर्द है तो वो टांग में जाएगा और टांगें उससे सुन्न होना शुरू हो जाएगी, हिप के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, थाइस के अंदर दर्द होगा। और आम तौर पे ये दर्द जो है ये थाइस की बैक साइड पे होता है। ठीक है, और ये कूल्हे से लेकर पाँव तक जाता है। ठीक है, और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि रेडिएटिंग पेन होती है इसकी, मसलन ये दर्द जो है ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और चेंज होगा बार बार। तो री का दर्द इसको कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, रेडिएट करता है, शिफ्टिंग पेन होती है, बर्निंग पेन होती है और इसमें टिगलिंग फील होती है। ठीक है ना जी, कोई चीज़ चुभने का सा दर्द होता है, करंट लगने का सा दर्द होता है और ये दर्द जगह चेंज करता रहता है। ठीक है जी, और ये या तो टांग एक तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दर्द चलने से ज़्यादा होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बैठने से ज़्यादा होता है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर हम चलते रहते हैं तो हमें दर्द ज़्यादा नहीं होता, जो ही हम बैठते हैं तो हमें ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी अलामत डिपेंड करती हैं कि हर्निएटेड डिस्क जो है वो किस जगह वाक़ है। ठीक है ना, कौन से मोरे की डिस्क डिस्टर्ब है और उसकी लोकेशन के हिसाब से इसके सिम्पटम जो हैं वो बॉडी पे ज़ाहिर होते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसकी हर्निएटेड डिस्क जो होती है इससे कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर ये लंबर रीजन के अंदर ये मसला है तो अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारा पेशाब के ऊपर और पहाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका को पेशाब खुद निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, या पहाना भी उनका निकल जाता है, या बार बार पेशाब की आदत होती है, या पेशाब में रुकावट हो सकती है। तो इस तरह के इसमें जो है अलामत आना शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ अज़ा जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं।
وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری ڈسک ہے، جو سپائن ہے، سپائن جو ہے یہ جیسے اس کو گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو جیسے گھوڑے کی دم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی دم پہ اوپر جو بال ہوتے ہیں لمبے لمبے، وہ ایسے بال جو ہیں وہ نیچے کی طرف لمبائی کی سائڈ پہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح نروز جو ہیں وہ ہماری اسپائنل کارڈ سے نکل کے ایسے نیچے کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مختلف اعضاء کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کو میسج دیتی ہیں اور بلڈ سپلائی ان کے ذمہ ہوتی ہے، اس طرح کے یہ اس کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو نروز جس حصے سے متعلقہ کوئی نرو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو وہ آرگن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی پیچیدگی جو ہے وہ یہ ہے۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مریض کو چاہیے کہ جس کو ہرنیٹڈ ڈسک ہو، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمر کو سیدھا رکھے، اس پہ زیادہ دباؤ نہ ڈالے، زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہے، اور اگر اس کو چلنے سے پرابلم زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک پیدل نہ چلے اور جھٹکے سے بچے، اور خوراک جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ متوازن غذا لے اور اپنے ویٹ کو زیادہ نہ ہونے دے، اور اس طرح کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر کے کافی حد تک جو مریض ہے اس مرض سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھی میں 319 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جو مختلف علامات کے طور پہ اور ان کی مطابقت کے حساب سے دی جاتی ہیں، مریض کے مزاج کے حساب سے دی جاتی ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں جس دوائی کا میں ذکر کرنے والا ہوں، اس دوا کا نام ہے وسکم ایلبم۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ امر بیل سے بنتی ہے۔ امر بیل ایک ایسا آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسی بیل ہے جو درختوں پہ چڑھتی ہے اور اس کے اوپر پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ہربل میڈیسن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو کروڈ فارم کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میڈیسن کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے اور یہ کینسر کی ایک زبردست دوائی ہے۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ موروں کے لیے اور نروز پہ اس کا خاص اثر ہے، اور یہ مرگی کے لیے استعمال ہوتی ہے، دماغ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ آپ کی اسپائن کے اندر جو ہے وہ موروں کا مسئلہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہو، سروائیکل ریجن میں ہو، لمبر ریجن میں ہو، یہ اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اس کا درد جو ہے وہ بہت ہی چبھنے والا اور ٹیننگ پین ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے موچنے کے ساتھ کوئی، جب آپ بال کو کاٹتے ہیں تو جیسے اس کا درد ہوتا ہے اس طرح کا اس میں درد ہوتا ہے۔ اس کی دردیں اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ اگر رائٹ سائڈ کی طرف شیٹک پین ہو تو اس کے لیے یہ بہت زبردست دوائی ہے۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ سروائیکل اسپانڈیلوسس کے لیے بہت زبردست کام کرتی ہے۔ مورے اگر سخت ہو جائیں، جوڑ اگر جام ہو جائیں تو ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو میڈیسن ہے۔ اسی طرح اگر کمر جو ہے وہ جھک جائے ایک طرف، اس کے مورے جو ہیں وہ کرو کھا جائیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھی کی ہر میڈیسن جو ہے اس کی ظاہری بات ہے ہم علامات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وسکم ایلبم جو ہے وہ ہرنیٹڈ ڈسک کی ایک زبردست میڈیسن ہے، شیٹک پین کے لیے ایک زبردست قسم کی دوا ہے، سروائیکل اسپانڈیلوسس کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ لیکن یہ اس وقت کام کرے گی جب آپ اس کی مجموعی علامات کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے نا، جب آپ اس کی مجموعی علامات کو دیکھ کے دوا کو سلیکٹ کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 319 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ شیٹک نرو کے لیے، ہرنیٹڈ ڈسک کے لیے استعمال ہوتی ہے، سلپ ڈسک کے لیے استعمال ہوتی ہے، پرولیپس آف ڈسک کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہ کب کام کریں گی؟ جب وہ میڈیسن جو ہے وہ علامات کے مطابق جو ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جس کو ہرنیٹڈ ڈسک کا مسئلہ ہے وہ وسکم ایلبم اٹھا کے کھا لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ اسی بندے کو فائدہ دے گی جس کی علامات جو ہیں وہ ٹوٹل طور پہ اس دوا کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور یہ کام میں ہر دفعہ ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، جس بندے کا یہ پروفیشن ہوتا ہے وہی دوا کا چناؤ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہرنیٹڈ ڈسک کے بارے میں کافی معلومات مل چکی ہوں گی۔ اگر آپ اس مرض کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ مزید رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے، ہمیں میرے ای میل ایڈریس پہ اوپر میسج کر کے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ ضرور اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ سرجری کروائے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ مرض جو ہے
وہ احتیاط کرنے سے، اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنے سے اور ہومیوپیتھک دوا کھانے سے اس کا یہ مرض جو ہے وداؤٹ اینی سرجری یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں ایک بات اور رپیٹ کر دوں کہ ہم سرجری کے خلاف نہیں ہیں. جہاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سرجری مسٹ ہو جاتی ہے، کہ مثلا اگر ہرنیٹڈ ڈسک جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ آپ کے ہرامز کو اتنا زیادہ اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اس پہ دباؤ ڈال رہی ہے، تو بعض کا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ 5 to 10% ایسے کیسز میں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز یہ معاملہ جو ہے وہ میڈیسن کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ناظرین خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.